मैंने इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के प्रीव्यू वीडियो पे बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किया था। पहले देख लेते कि उनमें से कितने सारे पॉइंट्स सही था और कितने सारे गलत। मैंने कहा था कि अगर इंडिया 180 भी बना ले फिर अफगानिस्तान इस पिच पे जीत नहीं सकता है, वो चेस कर ही नहीं सकता है। मैंने और एक चीज कहा था कि इस पिच पे स्लोअर वंस और ऑफ कटर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। और बुमराह का फर्स्ट दो विकेट देख लो। एक गुरबज को विकेट जो स्लोअर वन था आउटसाइड द ऑफ, दूसरा जजाई का विकेट जो ऑफ कटर था। मैंने और एक चीज डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से फारूकी का अच्छा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा फारूकी करेगा उतना कम रन इंडिया बनाएगा। और फारूकी ने बेहतरीन बॉलिंग किया है, 3 इंपॉर्टेंट विकेट लिए है। मैंने ये भी कहा था कि जब हम बॉलिंग करने आएंगे हमें मैच जीतने के लिए सिर्फ 2 विकेट चाहिए। वो 2 विकेट है उनके ओपनर्स, और दोनों विकेट हमें जल्दी मिला और हम मैच भी जीत गए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट सही था, लेकिन मैंने कुछ गलतियां किया है। मैंने ये कहा था कि हम प्लेइंग 11 चेंज नहीं करेंगे, कि इंडिया का प्लेइंग 11 सेम रहेगा, लेकिन इंडिया चेंज करता है, कुलदीप आ जाता है सिराज की जगह। इस पिच पे इतना कुछ खास स्पिन तो है नहीं, लेकिन ठीक है, कुलदीप आ गया तो सही है। मैंने अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 के लिए भी एक चेंज कहा था। मैंने कहा था कि करीम जन्नत का जगह नहीं बनता है, और करीम जन्नत कल था भी नहीं। करीम जन्नत की जगह मैंने फरीद अहमद का बात किया था, लेकिन इन्होंने जजाई को रखा है। वो भी मेरे समझ के बाहर था कि जजाई क्यों। अब मैच पे आते हैं। टॉस जीत के रोहित शर्मा बैटिंग करते हैं, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, लेकिन हमने इस पिच के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि इस पिच पे बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड ज्यादा मैटर नहीं करता है। अब ओपनिंग करने आते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। 4 मैच हो गए और दोनों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और मैं अभी विराट और रोहित को क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैंने आईपीएल के टाइम पे दोनों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, मैंने बहुत ज्यादा गाली भी खाया है। लेकिन गाली के डर से नहीं, मैं इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि अब हम जीत रहे, रिजल्ट हमारे फेवर में है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि मुझे हमारे ओपोनेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, और आपको भी रखना नहीं चाहिए। अगर अच्छा कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? जो दो ओपनर्स नए ओपनिंग जोड़ी सीधा वर्ल्ड कप में अच्छा कर लेगा, ऊपर से एक आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन, मतलब एक्सपेक्ट करना भी गलती ही है। ठीक है, अब नंबर 3 पे आता है ऋषभ पंत। बहुत ही हाई रिस्क क्रिकेटिंग शॉट खेलता है। एक इजी कैच नवीन उल हक ऋषभ पंत का छोड़ देता है। अगर वो कैच नवीन पकड़ लेता तो इंडिया का पावर प्ले में रन ही नहीं बनता, बिल्कुल भी रन नहीं बनता इंडिया का। लेकिन हैट्स ऑफ टू सूर्या कुमार यादव। सूर्या ने शायद पहली बार अंडर प्रेशर इतना अच्छा परफॉर्म किया इंडिया के लिए एक बड़े स्टेज पे। बहुत ही अच्छा बैटिंग किया, स्पेशली जो रशीद खान को 2 स्वीप लगाया है। ऑफ साइड के बाहर अच्छे बॉल को, बाहर के बॉल को ड्रैग करके लेग साइड में मार रहा है। एक बात तो मानना पड़ेगा, जितना रेंज सूर्या के पास है इतना रेंज शायद इंडिया के किसी और बैट्समैन के पास है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अब 9th ओवर के बाद इंडिया का स्कोर था 67 फॉर 3 शायद। उसके बाद 10th ओवर में 12 रन आता है, 11th ओवर पे 11 रन आता है और दुबे का विकेट। राशिद खान का बॉल था, दुबे को लगा कि गुगली होगा, वो बैकफुट पे खड़ा रह गया कट करने के लिए, लेग ब्रेक था और एलबीडब्ल्यू आउट। अब मैं पहले भी कह चुका हूं कि शायद दुबे के जगह संजू सैमसन को खिला देना चाहिए, क्योंकि दुबे इस टीम पे एज ए प्योर बैट्समैन खेल रहा है, नॉट एज एन ऑलराउंडर। ठीक है, एज ए प्योर बैट्समैन खेल रहा है, बहुत सारे मैचेस हो गए रन नहीं आया है, तो क्या दुबे को ड्रॉप करना चाहिए। लेकिन रोहित शर्मा दुबे को कैसे ड्रॉप करेंगे? रोहित शर्मा को जाके बताना पड़ेगा ना कि दुबे, मैं तेरे को नेक्स्ट मैच में ड्रॉप कर रहा हूं। तो दुबे कहेगा रोहित शर्मा फिर आप भी ड्रॉप हो रहे हो क्या नेक्स्ट मैच में, क्योंकि बैटिंग से तो आप भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो। फिर जायसवाल भी उठ के बोल देगा, फिर रोहित भाई, फिर तो विराट भाई का भी जगह नहीं बनता, मेरा भी प्लेइंग में जगह बनता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे सवाल का जवाब रोहित शर्मा के पास अभी होगा। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा दुबे को और एक मैच के लिए बैक तो करेंगे, तो कंफर्म है। आप देखो 11th ओवर के बाद इंडिया का स्कोर था 90 फॉर 4, और इधर और एक विकेट गिर जाता ना फिर इंडिया फंस जाता, क्योंकि उसके बाद बैट्समैन था जडेजा, द बेस्ट फिनिशर ऑफ ऑल टाइम इन द वर्ल्ड क्रिकेट। तो आप सबको पता है कि जडेजा कैसे बैटिंग करता है। अगर इधर से एक विकेट गिर जाता सूर्या या हार्दिक का तो इंडिया फंस जाता। लेकिन इधर सूर्या और हार्दिक ने बहुत ही अच्छा बैटिंग किया और काउंटर अटैक किया है। ऐसा नहीं कि टुक टुक करके खेला है। 12th ओवर में 8 रन, 13th ओवर में 12 रन, 14th ओवर पे 5 रन, 15th ओवर पे 11 रन, 16th ओवर पे 12 रन, 17th ओवर फारूकी का 12 रन और सूर्या का विकेट। सूर्या ने 28 बॉल्स पे 53 मारा है, बेहतरीन नॉक खेला है। लास्ट 6 ओवर पे 60 रन आए, लास्ट 6 ओवर पे 60 रन। आप सोच लो, 4 विकेट जल्दी गिर गया था, फिर भी उसके बाद अगले 6 ओवर पे 60 रन आए हैं। और
मैं इंडिया के इतने बड़े-बड़े बैट्समैन को जानता हूँ, जो विकेट गिरने के बाद शेल में चला जाता है, टुक-टुक करता है और उनके पास एक्सक्यूज़ हमेशा रेडी रहता है कि अरे विकेट गिर गया था इसलिए मैं स्लो खेल रहा था, मैं आउट हो जाता तो कौन बैटिंग करता, इसलिए मेरे को डिफेंसिव खेलना पड़ा। लेकिन आई एम ग्रेटफुल टू सूर्या कि वो शेल पे नहीं गया, वो टुक-टुक नहीं किया बाकी बैट्समैन की तरह। उसने काउंटर अटैक किया जैसा टी20 क्रिकेट खेलना चाहिए। बेहतरीन बैटिंग किया है, बेहतरीन। वरना मैं हमेशा एक कंप्लेंट करता रहता हूँ कि इंडिया के बैट्समैन बड़े स्टेज पे जब विकेट गिरते हैं ना, फिर शेल में आ जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा बैट्समैन का, आप सबको पता है कौन ऐसा करता है। फिर एक्सक्यूज होता है कि मैं आउट हो जाता तो फिर कौन बैटिंग करता। उसके बाद 18th ओवर में नवीन आके हार्दिक को भी आउट कर देता है। हार्दिक 24 बॉल्स 34 ब्रिलियंट नॉक था वो भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बिल्ड किया है हार्दिक सूर्या के साथ। आप देख लो वर्ल्ड कप से पहले ना 3 प्लेयर के सिलेक्शन के ऊपर बात हो रहा था। एक रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा के बैट से कुछ रन नहीं आ रहा था। दूसरा विराट कोहली, लोग कह रहे थे कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट सही नहीं है, विराट कोहली स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलता नहीं है। और तीसरा प्लेयर जिसके सिलेक्शन के ऊपर सवाल था वो था हार्दिक पांड्या, कि हार्दिक पांड्या ना बैट से अच्छा कर रहा है ना बॉल से अच्छा कर रहा है, हर 2 मैच के बाद इंजरी हो जाता है। एक ऐसे टीम में आ गया। आप 5 मैच हो गए इंडिया का, इन 3 में से जिन पे सवाल था, जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया वो है हार्दिक पांड्या। आप क्यों नहीं कर रहे हैं रोहित शर्मा के फैन उसको बू? आप क्यों इंटरनेट पे जाके गाली नहीं दे रहा है? आप तो गाली देना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रहा है आप गाली? मान लो कि अगर हार्दिक इन 4-5 मैच पे परफॉर्म नहीं करता बैट से और बॉल से, तो अब तक रोहित शर्मा के फैंस हार्दिक का चड्डी चड्डी फाड़ देता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि अब हार्दिक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रोहित का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इंडियन क्रिकेट में यही होता है, ये हमेशा होता रहता है और हमेशा होगा भी। अब एक चीज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि जब हार्दिक आउट हुआ है, इंडिया ने क्या सोच के जडेजा को अक्षर के ऊपर बैटिंग करने भेजा है। मतलब क्या सोच के जडेजा को अक्षर के ऊपर बैटिंग करने भेजा है, ये मेरे समझ से बाहर था। जडेजा आके 5 बॉल पे 7 बना के आउट होता है और 19th ओवर के बाद इंडिया का स्कोर था 167 फॉर 7 और मुझे लग रहा था कि शायद 180 तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन ऑल थैंक्स टू अक्षर पटेल कि लास्ट ओवर में 14 रन आ जाते हैं और इंडिया 181 बना लेता है। जो 180 के बेंचमार्क है वो इंडिया क्रॉस कर लेता है अक्षर पटेल की वजह से। 181 अफगानिस्तान के लिए इस पिच पे बहुत ज्यादा टारगेट था, बहुत ज्यादा। और मैंने प्रीव्यू वीडियो पे अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर अफगानिस्तान इंडिया को 165 तक रोक नहीं सकता है, फिर अफगानिस्तान का इस मैच में कोई चांसेस ही नहीं होगा। ऊपर से अब और एक चीज देख लो, अफगानिस्तान ने बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं कल। एक तो मुझे प्लेइंग 11 जदाई का सिलेक्शन समझ में नहीं आया। दूसरा चीज ये कि हर एक मैच पे उनके लिए जो 2 ओपनर्स अच्छे कर रहे थे, गुरबाज और इब्राहिम जदरान, उन्होंने इस ओपनिंग पेयर को ब्रेक कर दिया है। मतलब जो अच्छा मोमेंटम से चल रहा था, 2 ही बैट्समैन है जो अच्छा कर रहे थे इस पोजीशन में, उनको ब्रेक करके गुरबाज के साथ जदाई को भेजे ओपनिंग करने के लिए और जदरान को नंबर 3 पे भेजा है। मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, जब 2 ओपनिंग पेयर जिनका रिदम अच्छा है, जिनका मोमेंटम अच्छा चल रहा है, आप उनको ब्रेक क्यों करोगे, क्या सोच के? आप गुरबाज शुरू से, आपको पता है एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, लेकिन एटलीस्ट बुमराह को तो रेस्पेक्ट देना चाहिए। चाहे बैट्समैन जो भी हो, बुमराह को तो एटलीस्ट रेस्पेक्ट देना ही चाहिए। आउटसाइड ऑफ स्लोअर वन, आर्क के बाहर था, सामने माना जाता है आउटसाइड एज और कैच आउट। उसके बाद जदरन भी स्लॉट का बॉल था, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट के हाथ पे मार देता है। उसके बाद बुमराह आके अपने दूसरे ओवर पे एक ऑफ कटर मारता है, जजाई भी आउट। मैच उधर ही खत्म था। उसके बाद मैच पे बाकी कुछ था ही नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान के मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर पूरे टूर्नामेंट में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया है। और हमने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। पावर प्ले के बाद अफगानिस्तान का स्कोर था 35 फॉर 3। इधर से गुलबदीन और उमरजाई थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं पार्टनरशिप बिल्ड करने का, लेकिन रन रेट बहुत कम जाता है। रन रेट बहुत ही कम था, कभी भी रन रेट को बढ़ाने का ट्राई नहीं किया है। फिर कुलदीप आके गुलबदीन को आउट कर देता है, फिर जडेजा आके उमरजाई को आउट कर देता है, मैच उधर ही खत्म था। हमने प्रीव्यू वीडियो पे एक चीज कहा था कि अगर अफगानिस्तान को जीतना है ना मैच, फिर नबी को अच्छा फिनिश करना पड़ेगा, नबी को एज ए बैट्समैन अच्छा बैटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास एक ढंग का फिनिशर है ही नहीं। और नबी मैच फिनिश नहीं किया, नबी ने अफगानिस्तान को ही फिनिश कर दिया है। शायद 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया है नबी। मतलब एक्सपीरियंस के नाम पे आप खिला रहे हो, लेकिन कुछ फायदा मुझे दिख नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या अफगानिस्तान अच्छे खासे स्पिनर लेके आता है, लेकिन शायद उनका बैटिंग है ना बहुत ही वीक है। ऐसे आप टूर्नामेंट जीत नहीं पाओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जो ओपनिंग पेयर आपके लिए अच्छा कर रहा था, हमने उनको भी ब्रेक कर दिया है। मैच उधर ही खत्म था। अर्शदीप आके लास्ट में 2-3 विकेट लगातार लेके जाता है, बुमराह के बाद में 1 विकेट लेता है। बुमराह 4 ओवर में 7 रन देके 3 विकेट लेता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 ओवर पे 7 रन, लेकिन बुमराह तो हमेशा अच्छा करता है।
देखो मैच तो हम जीत गए 47 रन से, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, हमें जीतना ही था इस पिच पे और अफगानिस्तान के खिलाफ। देर इज नथिंग बिग अबाउट इट, हमें इतना खुश भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हर एक आईसीसी ट्रॉफी में हम इस स्टेज पे तो जीतते ही जीतते हैं। हमने अभी तक कोई भी बड़े टीम के साथ एक भी मैच नहीं खेला है, ना पाकिस्तान बड़ा टीम था ना अफगानिस्तान बड़ा टीम है, तो एक भी बड़े टीम के साथ हमने अभी तक फेस नहीं किया है। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे अभी भी आ नहीं रहा है। जब हम बड़े टीम के साथ अच्छे करेंगे वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी भी बहुत सारे वीकनेसेस है हमारे टीम में, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव्स है। एक तो सूर्या का बैटिंग परफॉर्मेंस, जिस स्ट्राइक रेट से सूर्या ने बैटिंग किया उस सिचुएशन पे, मतलब हेड्स ऑफ। दूसरा अक्षर पटेल का बैटिंग परफॉर्मेंस, बॉलिंग परफॉर्मेंस दोनों। अक्षर 2 मैच पे शायद बैटिंग करने को मौका मिला है, इतना ज्यादा मौका नहीं मिला, कल भी अच्छा फिनिश किया है, इंपॉर्टेंट 10 11 रन बना के गया है। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा 20 रन बना के गया है, बॉल से भी अच्छा कर रहा है, इकोनॉमिकल है। तीसरा ऋषभ पंत के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत को नंबर 3 का जो पोजीशन दिया गया है वो मेरे हिसाब से परफेक्ट है। बहुत ही हाई रिस्क क्रिकेटिंग शॉट खेलता है, चांसेस बहुत है कि पावर प्ले में वो रन बना ले क्योंकि 2 ही फील्डर बाहर रहता है। मान लिया कि ऋषभ पंत का लाक थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा लाक था क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भी शायद 3 कैच ड्रॉप हुआ था, कल भी एक इजी कैच ड्रॉप हुआ है, शायद और एक मैच में भी कैच ड्रॉप हुआ था ऋषभ पंत का। लेकिन वो मेक श्योर करता है कि इंडिया पावर प्ले में अच्छा खासा रन बना ले। अगर आप ऋषभ पंत द एक्स फैक्टर को बाहर निकाल दोगे ना, फिर इंडिया का पावर प्ले में इस टूर्नामेंट पे रन ही नहीं है। आप ऋषभ पंत के रन को बाहर कर दोगे ना, फिर इंडिया का पावर प्ले में रन ही नहीं आया क्योंकि हमारे 2 ओपनर्स ने कभी रन बनाए नहीं है। तो ऋषभ पंत ने एटलीस्ट वो मेक श्योर किया है कि हमारा पावर प्ले में अच्छा रन रेट के साथ रन आ जाए। तो इसके लिए ऋषभ पंत अपना रोल प्ले तो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऋषभ पंत थोड़ा टाइमिंग पे फोकस करे। टाइमिंग बहुत ही खराब है ऋषभ पंत का, है ना। बहुत ज्यादा शॉट्स आउटसाइड एज, इनसाइड एज, बैट के नीचे लग के आता है। तो ये नहीं होगा बड़े मैच पे। आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इतना सारे कैचेस ड्रॉप हो जाएंगे, हो भी सकता है लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो आप जितना कम चांसेस दोगे उतना ही बेटर है। लेकिन मैं इंप्रेस हूँ ऋषभ पंत से, एटलीस्ट जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं उसे डर ही नहीं है कि उसका विकेट जाएगा तो क्या होगा। ये डर रहना भी नहीं चाहिए। हम इधर जीतना है, एग्रेसिव क्रिकेट खेल के जीत कर जाएंगे। शेल में रह के ओडीआई वर्ल्ड कप की तरह 97 बॉल्स बिना बाउंड्री का खेल लेंगे, ये बोल के कि यार हम आउट हो जाएंगे तो कौन क्या करेगा, है ना, बाद में मारेंगे। डेथ तक लेके जाते हैं, डेप्थ तक लेके जाते हैं, ये सब नहीं होगा। तो ऋषभ पंत का माइंडसेट तो बहुत ही इंप्रेसिव था। जसप्रीत बुमराह हमेशा पॉजिटिव रहा है, आर्शदीप ने कल अच्छा बॉलिंग किया है। अब जो कंसर्न है वो है कोहली, रोहित, जडेजा, दुबे का बैटिंग फॉर्म। ठीक है, क्या इन 4 का बैटिंग फॉर्म इस टूर्नामेंट पे देखने को मिलेगा भी कि नहीं, ये भी मुझे डाउट है क्योंकि चारों पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एटलीस्ट विराट कोहली नंबर 3 पे शायद अच्छा कर लेते, लेकिन आप देख भी लो ना, रोहित शर्मा लेफ्ट हैंडेड पेसर के अगेंस्ट कितने बार फंसा है, कितने बार। और जब कोई बोलता है कि रोहित शर्मा को इतने से लेफ्ट हैंडेड पेसर, फिर एग्री भी नहीं करता है कि इतना तो मारा है एशिया कप में। 13 गेंदों पे 8 रन बनाए रोहित शर्मा ने, 13 बॉल्स पे 8। विराट कोहली इस पिच पे 24 बॉल्स पे 24, 100 का स्ट्राइक रेट इस पिच पे। और क्या दोनों बॉल विकेट टेकिंग डिलीवरी था? बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने विकेट थ्रो किया है। ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि दोनों में ना कोई एक एक्स्ट्रा प्रेशर है, लेकिन किस चीज का प्रेशर है दोनों बैट्समैन में मुझे नहीं पता लग रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किस चीज का प्रेशर है? आप अफगानिस्तान के साथ खेल रहे हो, आप बाकी 3 मैच भी छोटे टीम के साथ खेल के हो, किस चीज का प्रेशर है? आप तो ये भी नहीं कह सकते ना कि ये तो न्यूयॉर्क का पिच था। हालांकि न्यूयॉर्क के पिच में जिस बॉल पे विराट कोहली रोहित शर्मा आउट हुआ है वो इतना खास बॉल नहीं था। वो विकेट थ्रो किया है दोनों ने, हर एक मैच में विकेट थ्रो ही किया। एक भी ऐसा बॉल नहीं था कि अरे क्या डिलीवरी था, ऐसा आउट स्विंग हो गया, इन स्विंग हो गया, टर्न हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। विकेट थ्रो किया है, वॉकिंग विकेट बन गया दोनों। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दुबे के बारे में मैं क्या ही बात करूं, दुबे के बारे में मैं क्या ही बात करूं। जब स्क्वाड सिलेक्ट हुआ था तभी मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स कहा था, लेकिन उस चीज पे हम अभी नहीं जाते। इन 4 का फॉर्म ना, जडेजा, दुबे, रोहित और कोहली का बैटिंग फॉर्म के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। एक बार वर्ल्ड कप खत्म होने दो। जिस दिन इंडिया का सफर खत्म हो जाएगा इस वर्ल्ड कप में, वो ट्रॉफी के साथ खत्म हो या फिर ट्रॉफी के बिना, तब हम हर एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को जज करेंगे, एनालाइज करेंगे अच्छे से कि किसने हरवाया, किसने जीता है। ठीक है, क्योंकि अभी रिजल्ट आ रहा है तो खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट हम जीत रहे हैं इनके बिना भी। तो इतना ज्यादा प्रेशर अभी आना नहीं चाहिए हम पे। अफगानिस्तान के लिए मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान इधर से क्वालिफाई कर पाएगा क्योंकि एक मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, एक मैच बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ जीत भी जाएगा, फिर भी डाउट है कि ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा। तो मुझे तो लगता है कि अफगानिस्तान का ये सफर इधर ही खत्म होता है। और अगर आप बैटिंग लाइनअप पे इतना अच्छा बैटिंग करने के बाद जो पूरे टूर्नामेंट पे अच्छा बैटिंग करे दोनों बैट्समैन,
आप उनको डिस्टर्ब करोगे, उनके पोजीशन के साथ खेलोगे, तो फिर आपको बेटर रिजल्ट तो कभी भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी सब सही है, इंडिया के लिए तो सब सही है, कुछ टेंशन का बात नहीं है। आप मुझे बस ये है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच पे क्या होगा। लग तो रहा है कि कुलदीप ही हर एक मैच खेल जाएगा इधर वेस्ट इंडीज की पिच पे। मुझे लगता है थोड़ा सा है ना, एज्यूम करके आया कि वेस्ट इंडीज के हर एक पिच पे टर्न होगा। ठीक है, अगर आप कुलदीप की विकेट्स भी देख लो, जो 2 विकेट कुलदीप को मिला है, टर्न से नहीं मिला है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि टर्न बहुत ज्यादा मिल रहा है। विकेट तो 3-3 बुमराह और अर्शदीप भी लेके गए पेसर। तो सिराज होता, सिराज भी 3 विकेट लेके जाता, क्योंकि स्लोअर वंस ऑफ कटर्स ज्यादा इफेक्टिव है स्पिनर से ज्यादा इस पिच पे। तो 3 स्पिनर्स खेलने का मतलब अभी मुझे समझ में नहीं आया है, और ये शायद कॉस्टली हो सकता है किसी मैच पे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।